तुम यहाँ बैठो, मैं ज़रा खाने के लिए माँ जी को समझा आऊँ। सतीश बैठ गया, पर उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या बात करे। आलोक ने एक नई सिगरेट सुलगाते हुए कहा, आपका जो काम है उसके साथ साहित्य का तो कोई संबंध बैठता ही नहीं। यह शौक आपको कैसे लगा आखिर? शौक कहाँ है, शकुन कहानी उपन्यास पढ़ने की शौकीन है, सो बस खाली समय में मैं भी पढ़ लेता हूँ। साहित्य की कोई खास समझ वमझ तो है नहीं। वह कह तो गया, पर फिर उसे लगने लगा कि कहीं कुछ गलत हो गया है। एजुकेशन बोर्ड में काम करने वाला आदमी साहित्य में रुचि नहीं रख सकता या साहित्य नहीं समझ सकता, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। कौन कहता है कि वह साहित्य नहीं समझता? अच्छा हुआ कि शकुन यहाँ नहीं है, अब उसे कोई वज़नदार बात पूछनी चाहिए। कुछ सोचकर उसने पूछा, अच्छा ये बताइए, आप लोग जो लिखते हैं उसका आधार वास्तविकता होती है या मात्र कल्पना? मेरा मतलब जो आप स्वयं भोग चुके होते हैं वही लिखते हैं, या इस विषय में कोई निश्चित नियम तो नहीं है? सतीश की अधूरी बात का पूरा मतलब समझते हुए आलोक बोला, अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग ढंग होता है। अपने बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी वे ही रचनाएं ज़्यादा सशक्त या सजीव हैं जिनको मैंने स्वयं भोग कर लिखा है। फिर एक क्षण ठहर कर बोला, बड़ा विचित्र प्रोसेस होता है ये भी। जिन स्थितियों में हम पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं वहाँ भी कभी कभी बड़ी निर्ममता से काट कर हमें अपने को तटस्थ रखना पड़ता है, और कहीं कहीं बिना किसी लगाव के भी पूरी तरह इन्वॉल्व होने का अभिनय करना पड़ता है। इस मामले में लेखक को बड़ा निर्मम होना पड़ता है। सतीश जी, माँ की मौत पर जब सारा घर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था, मेरा मन सारी स्थिति से अनछुआ रहकर उसी घटना पर कहानी बुन रहा था। दूसरों की बात क्या कहूँ, कभी कभी मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि इससे ज़्यादा वज़नदार बात तो उसके दिमाग में आ भी नहीं सकती। यह तो बैठकर ज्ञान ही बघाड़ने लगा। उसे लिखने के प्रोसेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा हुआ शकुन यहाँ नहीं है, वरना इसके बाद वह क्या पूछता। आलोक बोले चला जा रहा था, कभी कभी ऐसे व्यक्तियों में कहानी की गंध आती है जिनसे लगाव तो क्या, हमारा विशेष परिचय भी नहीं होता, फिर भी कहानी निकालने के लिए हमें लगाव ओढ़ना पड़ता है। यूँ समझिए, एक्टिंग करनी पड़ती है। बड़ा खतरनाक खेल होता है ये। कभी कभी तो एक कहानी की 10 गुनी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। तभी शकुन आ गई और सतीश के दिमाग में कुछ कौंधते कौंधते रह गया। आलोक जी, आप भी नहा लीजिए, असली थकान तो नहाने से ही जाएगी। मैं गर्म पानी रख आई हूँ। नहा लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। मैं कोई ब्राह्मण तो हूँ नहीं कि नहाकर ही मुँह जूठा करूँगा। शकुन हंसी। सतीश को हल्का सा अफसोस हुआ कि वह हंस क्यों नहीं सका। नहीं, नहा डालिए। आलोक की अटैची उठाकर सामने टेबल पर रखती हुई शकुन बोली। यह अपनत्व भरा अधिकार कहाँ से आ गया? और फिर उसे लगने लगा कहीं कुछ है तो जो उसे मालूम नहीं। जो कुछ जिस रूप में सामने है मात्र वही नहीं है, इसके परे कहीं कुछ और भी है। आलोक के जाते ही शकुन ने कहा, कमीज़ तो नई पहन लेते, कितनी मूस रही है यह। क्यों? ठीक है ये, मैं हमेशा ही कमीज़ 3 दिन पहनता हूँ, आज ही ऐसी कौन सी खास बात है। वह शकुन को जता देना चाहता है कि आलोक उसके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता।
शकुन चुपचाप सतीश का खाना लेने चली गई। रोज़ की तरह वह उसे खिला रही है, पर सतीश को लग रहा है कि शकुन ने हर काम की योजना बना रखी है। सतीश के सामने तो समय बर्बाद ही होता, सो वह समय नहाने में लगवा दिया। इधर सतीश जाएगा और उधर आलोक तैयार। शकुन ने एक बार भी उससे तो छुट्टी लेने के लिए नहीं कहा, बल्कि शायद वह मन ही मन मना रही है कि जल्दी से जल्दी सतीश वहाँ से चला जाए। इतनी साफ बात है और वह समझ नहीं रहा है। क्रीम रंग के अंडी के कुर्ते में जचा जचाया आलोक घुसा तो सतीश को अपनी मूसी हुई कमीज अखर गई। आज उसे कमीज बदल ही लेनी चाहिए थी। शकुन ने ठीक ही कहा था। उसे लगा क्लर्की करते करते सचमुच ही वह डल हो गया है शायद। समय पर उसे कोई बात सूझती ही नहीं, बाद में बेवकूफ़ों की तरह अफसोस करता रहता है। तो आप चले? हाँ, मैं तो अब चला। शकुन है आपके पास? और उसने देखा शकुन मुग्ध भाव से आलोक को देख रही है। लौटिएगा कब? अब तो 5:30 पर ही मुलाकात होगी। शाम को बाहर चलेंगे। और कुछ नहीं तो यहाँ का दौलत बाग और अनासागर ही देख लीजिए। शकुन को तो वह जगह बड़ी प्रिय है। शादी के बाद की कुछ शामें तो हमारी वहीं बीती। वहाँ जाते ही शकुन को बस हनीमून का सा मूड आ जाता है, आज भी। और सतीश हंस पड़ा। उसने सोचा, बड़ी मार्के की बात वह कहता जा रहा है। आलोक जान ले कि उन दोनों के बड़े मधुर संबंध हैं। उसके मन में कोई ऐसी वैसी बात हो भी तो निकाल दे। अच्छा साहब, चलें। और वह बाहर आ गया। रोज़ की तरह शकुन भी बाहर आई उसे विदा करने, पर सतीश को इस समय भी शकुन के चेहरे पर वही मुग्ध भाव दिखाई दिया जो आलोक को देखते समय उभर आया था। उसे लगा वह देख अवश्य उसे रही है, पर मन में कहीं आलोक को ही देख रही है। 1 बजे तक वह जैसे तैसे अपने को फाइलों में डुबोए रखने का प्रयत्न करता रहा। फिर एकाएक उसे लगा अब नहीं ठहरा जाएगा। उसने उसी समय एक स्लिप लिखकर बॉस के कमरे में भेज दी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो वह घर जा रहा है। और वह निकल आया। घर लौटना ठीक होगा। दोनों यही तो समझेंगे कि मुझे उन लोगों पर संदेह है। अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई तो कितना ओछा समझेंगे वे लोग। आत्मग्लानि से उसका मन भर आया। 5 साल के विवाहित जीवन में उसे ऐसी कोई बात याद नहीं जो शकुन के प्रति उसे शंकालु बना दे। पिछले 2 साल से वह खिन्न अवश्य रहती, कुछ दूर दूर भी रहती। उसका कारण तो वह स्वयं जानता है। कितना स्वाभाविक है उसका यूं खिन्न रहना। फिर खिन्नता तो 2 साल से चल रही है, जबकि आलोक से परिचय कुल 4 महीने का है। दोनों बातों को एक साथ जुड़ने की कोई तुक ही नहीं है। सचमुच यह उसका अपना कॉम्प्लेक्स ही है, जिसे उसने इतना शंकालु, ओछा और कुछ हद तक कमीना भी बना दिया है। अपनी ऐसी हरकतों से तो कभी कभी उसे स्वयं भी विश्वास होने लगता है कि उसका भय कहीं सच ही है, वरना ये सब क्यों हो। उसे रोज़ की तरह ऑफिस में काम करना चाहिए था, पर अब कुछ नहीं। सीधा घर जाएगा और साफ कहेगा कि वह भी छुट्टी लेकर आ गया। आलोक जी आखिर रोज़ रोज़ तो हमारे घर आने से रहे। फिर वह उनको घुमाने ले जाएगा। पहले वह उन्हें सोनी जी का मंदिर दिखा देगा। फिर वे लोग अनासागर पर जाकर बैठ जाएंगे। वहीं वह अपने लतीफ़े सुनाएगा। वे सब तो अभी रह ही गए। वह चुन चुनकर लतीफ़े याद करने लगा। कौन कौन से लतीफ़े उसके नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। गाड़ी तो रात को 10 बजे जाती है। अनासागर से तांगा लेकर वह उसे कॉफ़ी हाउस ले जाएगा।
बड़े शहरों के मुकाबले में तो यहाँ का कॉफ़ी हाउस कुछ भी नहीं। फिर भी कम से कम यह तो दिखा ही देगा कि वह सिर्फ क्लर्क ही नहीं, इस जिंदगी से भी परिचित है। लेखक लोग तो कॉफ़ी हाउस में ही बैठे रहते हैं, कुछ रुपए ही तो खर्च होंगे, पर शकुन कितनी प्रसन्न होगी। वह उसके इस आरोप को गलत सिद्ध कर देगा कि उसे आलोक का आना अच्छा नहीं लगा। इसमें अच्छा न लगने की बात ही क्या है भला। पर घर आया तो पता नहीं क्यों उसने साइकिल घर से 10 कदम दूर रख दी। दबे पांव वह सीढ़ियां चढ़ा। उसका दिल घबराने लगा, मानो वह किसी दूसरे के घर में चोरी से घुस रहा हो। कुछ क्षण बरामदे में खड़े रहकर वह आहट लेता रहा। शायद कुछ बातचीत की आवाज़ ही आ रही हो, पर कहीं कुछ नहीं था। दरवाज़ा बंद था। फिर भी उसने हल्के से धक्का दिया, शायद खुल ही जाए। नहीं, दरवाज़ा भीतर से बंद था। अब फिर उसने दरवाजे से कान लगाया। बाहर के कमरे में बैठकर बात कर रहे होते, तब तो बाहर साफ साफ आवाज़ आती। इसका मतलब है सोने वाले हिस्से में बैठे हैं। पर उधर तो शकुन किसी को नहीं आने देती। आलोक शायद किसी की श्रेणी में नहीं आता। तब और एकाएक मन हुआ कि लात मारकर वह दरवाज़ा तोड़ दे और भीतर दोनों को रंगे हाथों पकड़ ले। शकुन को बातें करनी थी, इसलिए तो छुट्टी ली थी, पर बातों का तो कोई सिलसिला ही नज़र नहीं आता। भीतर क्या हो रहा है आखिर? कैसे जाने, कहाँ से जाने? इस समय घर का दरवाज़ा रोज़ ही बंद रहता है, पर रोज़ शकुन घर पर नहीं रहती है, इसलिए आज इसका भीतर से बंद होना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। क्या वह लौट जाए? नहीं, वह लौट कर नहीं जाएगा। वह दरवाज़ा खटखटाएगा और देखेगा कि खुलने में कितनी देर लगती है। वह चेहरा देखकर ही भांप लेगा कि भीतर क्या हो रहा था। वह फिर एक कदम आगे बढ़ा। दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ भी उठाया, पर बस दरवाजे को धीरे से छू कर रह गया। नहीं, उसे इस तरह अधीर नहीं होना चाहिए। मान लो कुछ नहीं हुआ तो वह उनकी नज़रों में तो गिरेगा सो गिरेगा ही, अपनी नज़रों में कितना गिर जाएगा। एकदम उसे खिड़की का ख्याल आया। खिड़की भी भीतर से बंद थी। अच्छा, खिड़की बंद करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसी सर्दी तो अब रह नहीं गई। कमरे में हवा आने के लिए खिड़की और दरवाज़ा ही तो है बस, दोनों ही बंद हैं। तो उसने सारी खिड़की पर नज़र दौड़ाई, कहीं कोई छेद हो जहाँ से वह भीतर झांक सके, पर कहीं एक छोटा सा सुराख तक नहीं मिला। फिर उसने दरवाजे को टटोला, कहीं कुछ नहीं। उसे पहले इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? एक सुराख ही करके रख देता। पर वह क्यों इस तरह अपराधी महसूस कर रहा है? यह उसका अपना घर है, इसमें वह जब भी चाहे आ जा सकता है। आखिर वह अपने घर में ही तो आया है। अपने घर में आना न चोरी है न गुनाह। उसे क्या होता जा रहा है कि वह अकारण ही डरने लगता है। जैसे ही शकुन दरवाज़ा खोलेगी, कह देगा कि वह भी आधे दिन की छुट्टी लेकर आ गया है। तभी उसके सामने शकुन का चेहरा घूम गया, आँखों में धिक्कार और भर्त्सना भरे। मान लो वह यही कह दे, आखिर आ गए ना, तुम इसके सिवाय और कर ही क्या सकते हो। हाथ फिर निर्जीव हो गया। कोई तो आवाज़ आए किसी तरह की। खौलते मन को यह निश्चय तो बंधे कि भीतर की वास्तविक स्थिति क्या है। वह संशय में क्यों पड़ा हुआ है? उस जैसा बेवकूफ़ आदमी शायद ही दुनिया में हो। सब कुछ आँखों से देखकर ही जाना जाता है क्या? क्या वह कुछ भी अनुमान करने का माद्दा नहीं रखता?
शकुन आजकल जिस मनस्थिति में है उसे वह क्या नहीं जानता? तो क्या शकुन पर नगरा, गुलाबबाड़ी, आदर्श नगर जाने कहाँ कहाँ साइकिल लिए घूमता रहा। उसे बराबर लग रहा था कि कहीं बहुत बड़ा धोखा उसके साथ किया जा रहा है। उसका मन हो रहा था कि वह सब पर थूकता चले। क्या करे वह, कहाँ जाए? उसका कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं, और यूं ही निरुद्देश्य भटकते भटकते जब वह पूरी तरह लस्त हो गया तो फिर अनासागर की बारादरी के उसी कोने पर आकर बैठ गया। उसे लगा आज उसमें और उन आवारा बेघरबार लोगों में कोई फ़र्क नहीं रह गया है जो रात दिन यहाँ पड़े रहते हैं। वह भी अब यहीं पड़ा रहेगा। उसे कोई नौकरी नहीं करनी है, कोई काम नहीं करना है। कौन है उसका जिसके लिए खून पसीना एक करे? उसे सबसे नफ़रत होने लगी और उसे लगा वह सचमुच ही पौरुषहीन है। कोई मर्द बच्चा होता तो 2 लात मारता दरवाजे के और झूंटा पकड़कर बाहर कर देता शकुन को और 2 झापड़ मारता उस लफंगे को। उसके सारे अस्तित्व को पूरी तरह मथता हुआ आज यह विश्वास पूरी तरह उसके मन में जम गया कि वह पुरुष नहीं है। उसे लगा ये बात तो वह बहुत पहले से ही जान गया था, तभी तो कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर डॉक्टर को दिखा आए। आज के व्यवहार ने तो पूरी तरह सिद्ध कर दिया। लानत है उस पर। थू, उसने सामने पानी में थूक दिया। कोई असली मर्द बच्चा होता तो उसे अपने आप से नफरत होने लगी। ठीक ही तो किया शकुन ने। कौन औरत ऐसे नामर्द की पत्नी होकर रहना पसंद करेगी? और फिर वह निढाल होकर लेट गया। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। वह मन ही मन गालियां देने लगा। साला शोहदा कहीं का, कहानी लेने आया है। शकुन ने उसे ज़रूर बता दिया होगा। शकुन, किस जन्म का बैर निकाला तुमने मुझसे? उस आदमी के सामने मुझे नंगा किया जिसके सामने मुझे वस्त्रों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। बजरंगगढ़ की आरती फिर गूंज उठी तो 7 बज गए। वे ज़रूर भले आदमी बने उसकी राह देख रहे होंगे। अब वह यदि घर चला जाए तो दोनों कैसा नाटक करेंगे। शकुन लड़ेगी कि इतनी देर क्यों लगा दी, 2 घंटे से इंतज़ार में बैठा रखा है। सारा प्रोग्राम गड़बड़ कर देते हैं। आलोक ने तो कहा ही था कि जहाँ हम इन्वॉल्व नहीं होते वहाँ भी कभी कभी अभिनय करना पड़ता है। पर शकुन, वह यह अभिनय कहाँ से सीख गई? उसी ने सिखा दिया होगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए। यह अभिनय तो सभी स्तरों पर चल रहा है और शायद शुरू से ही चल रहा है। वही बेवकूफ़ है जो कुछ समझा नहीं। तभी शकुन 4 महीने से प्रसन्न रहने लगी है, वरना बाकी स्थिति ज्यों की त्यों है। यह प्रेम तो 4 महीने से पक रहा है, वरना 2-4 घंटे में कोई विवाहित स्त्री एक अजनबी के साथ यूँ कमरा बंद करके बैठ सकती है। क्या क्या हुआ होगा? शकुन ने आखिर क्या सोच रखा है? क्या चाहती है वह? और जाने कैसे कैसे दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। आज वह घर लौटेगा ही नहीं। मैं यहीं पड़ा रहूँगा। किसका घर और किसकी बीवी? उसने रुमाल से अपना चेहरा ढक लिया। यह मुँह किसी को दिखाने लायक नहीं है। धीरे धीरे आरती का स्वर शून्य में डूब गया। केवल आरती के घंटे बजते रहे, टन टन टन। थोड़ी देर बाद सतीश उठा और साइकिल पर बैठकर चल पड़ा। उसे लग रहा था कि वह थक कर चूर चूर हो गया है और भीतर ही भीतर से इस तरह टूट गया है कि उसका सब कुछ एकदम जड़ और शून्य हो चला है।
कुछ भी सोचने समझने की शक्ति उसमें नहीं रह गई है। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं मालूम कि वह कहाँ जा रहा है। पर थोड़ी देर बाद वह अपने घर के सामने ही था। ठीक है, वह घर ही जाएगा। ये घर उसका है। जाना ही है तो शकुन जाए, जिसे अब इस घर में अच्छा नहीं लगता। वह क्यों यूं मुंह छिपाए छिपाए फिरता रहे। उसे देखते ही शकुन ने भौहें चढ़ाकर कहा, कमाल कर दिया तुमने तो, अब आ रहे हो। उसके स्वर में शिकायत थी। हम लोग तो 5 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आलोक का स्वर था। कुछ ज़रूरी काम आ गया था। अपराधियों की तरह सतीश के स्वर में क्षमा याचना का पुट क्यों आ गया है। असली अपराधी तो वे हैं। जिस दिन घर में कुछ होगा उस दिन ज़रूर तुम्हारे ऑफिस में भी काम आ जाएगा। छोड़ आते कल के लिए, कह देते मैं आज नहीं ठहर सकता। तिरिया चरित्र। कोई कह सकता है इस शकुन को देखकर कि पति के जाते ही ये औरत। चाय दो ज़रा, किसी तरह शब्द को ठेल कर उसने कहा। पहले उसने सोचा था वह किसी से कुछ बोलेगा नहीं, चाय भी नहीं मांगेगा, पर फिर लगा क्यों नहीं मांगेगा। जब तक शकुन इस घर में रहेगी उसे पत्नी की तरह उसके हर आदेश का पालन करना पड़ेगा। देखें, कर तो दे मना चाय को, अभी दिखा देता है वह भी। हाथ मुंह धोने के लिए वह अंदर गया तो उसने शकुन को कहते सुना, बहुत थक जाते हैं ऑफिस के काम से। शायद सतीश की रुखाई की सफाई दे रही है आलोक को। हाँ, वह थक जाता है। वह बहुत कमज़ोर है, दुर्बल, बिल्कुल दुर्बल, नामर्द। कह दे सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट दे, वह है जैसा है। उसका मन फिर सुलगने लगा। सर्दी हो चली थी, फिर भी वह तौलिया लेकर नहाने घुस गया। गुसलखाने के बाहर से उसे शकुन का स्वर सुनाई दिया। ये क्या, तुम इस समय नहा रहे हो, ठंडे पानी से? बीमार पड़ोगे क्या? सुनो तो। उसने पूरा नल खोल दिया तो पानी की आवाज़ में शकुन का स्वर डूब गया। पकने दो कमबख्त को। एक बार पानी की ठंडक ने उसके भीतर तक कंपा दिया। फिर भी उसे नहाना अच्छा लग रहा था। जलन जैसे ठंडी होती जा रही थी। काफ़ी देर तक पानी के नीचे रहने के बाद उसने नल बंद कर दिया। अपना शरीर पोंछकर कुछ देर तक वह यूं ही खड़ा रहा। फिर उसने सोचा वह बड़े स्वाभाविक ढंग से चाय पिएगा और उससे भी अधिक स्वाभाविक स्वर में कहेगा, देखिए, मुझे सब कुछ मालूम है। बंद दरवाजे ऐसी बातों को छिपा कर नहीं रख सकते। आप लोग एक्टिंग करने में बहुत माहिर होंगे, पर मेरी आंखें भी कम तेज़ नहीं। शकुन चाहे तो आपके साथ ही जा सकती है। मुझ में इतनी उदारता है कि मैं अपनी पत्नी की राह में बाधा बनकर खड़ा ना हूँ, इसकी इच्छा पूरी करने में सहायक बनूं। ये लोग उसके ही घर में नाटक कर रहे हैं, क्लाइमेक्स वह कर दे। वह बाल बनाता जा रहा था और पलंग को देखता जा रहा था। कैसे सोएगा वह इस पलंग पर वह बाहर निकला तो उससे कुछ भी नहीं कहा गया। शकुन चाय बनाने लगी तो आलोक ने कहा, हम लोग तो वैसे चाय पी चुके हैं, पर आपका साथ देने के लिए एक राउंड और सही। हाँ हाँ ज़रूर। शाम का सारा प्रोग्राम तो इन्होंने गड़बड़ कर दिया। अब चाय पी पी कर ही समय काटो। शकुन के स्वर में हल्का सा आक्रोश था। चाय पी चुके हैं यह तो बता दिया, और क्या क्या कर चुके हैं ये क्यों नहीं बताते? बताने जैसी बात हो तब ना। फिर उसे लगा वही क्यों नहीं पूछ लेता कि कहिए, दिन भर क्या किया? बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है, पर सारी स्थिति स्वाभाविक नहीं है, इसलिए इन्हें यही लगेगा
कि मैं शक कर रहा हूँ। और मान लो इस प्रश्न का एकाएक दोनों को कोई जवाब ही नहीं सूझे और खिसियाए से दोनों एक दूसरे का मुंह ही देखते रह जाएं, तब वह क्या करेगा? तभी शकुन उठी और भीतर से स्वेटर लाकर देती हुई बोली, लो, अब कम से कम यह तो पहन लो। रात को ठंडे पानी से नहाए हो। अपनी जिद के आगे तुम किसी की बात सुनते भी हो कभी? ना चाहते हुए भी उसने स्वेटर पहन लिया। अब तुम ज़रा बैठो, मैं खाना दे खाऊं। हाँ, मेरे साथ बैठने में क्या रखा है? शकुन जी तो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। हाँ, बहकाओ बच्चू, मुझे खूब बहकाओ। यूँ क्यों नहीं कहते कि शकुन जी काफ़ी बेवकूफ़ समझ रखा है उसे। बता रही थी कि शादी होकर आई तब तो बस यूँ ही थी। आपने ही वह रुचि पैदा की और सुविधाएं भी थीं। सुनिए, शकुन उधर से बुला रही है। सतीश उठकर चला गया। देखो, अब आलोक जी को स्टेशन छोड़ने तुम ही चले जाना। मुझे घर ठीक करना है और कॉपियाँ देखनी हैं। 2 दिन से इस चक्कर में कुछ किया नहीं। कल सारे नंबर देने हैं। सतीश ऐसे देखने लगा जैसे कुछ समझने की चेष्टा कर रहा हो। आलोक जी आज जा रहे हैं क्या? कमाल करते हो तुम भी। सवेरे ही बात हो गई थी। नहीं, मैंने सोचा शायद तुमने आग्रह करके रोक लिया होगा। कुछ आश्वस्त होते हुए उसने कहा, अरे बाबा, आ गए सो ही बड़ी बात है। अब उन्हें ज़रूरी काम है तो क्या करें? तो स्टेशन तो तुम भी चलो कम से कम। देखो, सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं। खाना ख़त्म होते ही पहले इन्हें जमाऊंगी। माँ जी तो खिलाकर चली जाएगी, बाकी सब तो मुझे ही करना पड़ेगा। छोटा घर है, ज़रा सा बिखर जाता है तो दिक्कत लगने लगती है। मुझे यूँ भी बिखरा घर पसंद नहीं। उसके बाद कॉपियाँ भी तो देखनी हैं। पर देखो, मैंने इसलिए तुम्हें इधर बुलाकर कह दिया है, वरना वहाँ तुम जिद करने लगोगे तो मना करना बड़ा भद्दा लगेगा। कुछ कहना मत, हाँ? सतीश और शकुन साथ साथ ही बाहर आए। सतीश को बात से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस तरह भीतर बुलाकर शकुन का उससे कुछ कहना। आलोक आए हैं तो क्या हुआ? उनका अपना भी तो कोई जीवन है। कोई ऐसी बात भी तो हो सकती है जो भीतर बुलाकर ही कही जाए। तो आलोक जा रहा है। शकुन फिर अपनी गृहस्थी और स्कूल की बातों में डूबने लगी है। खाने बैठे तो शकुन ने उसकी थाली में 2-3 अतिरिक्त चीज़ें रखते हुए कहा, तुम सवेरे ऑफिस गए थे तब तक तो बनी नहीं थी, तुम अब खा लो। गाजर का हलवा था, मटर की कचौड़ी थी। कुछ तो आप भी लीजिए आलोक जी, शकुन मनुहार कर रही थी। माफ़ करो बाबा, स्वस्थ ज़रूर ज़्यादा हूँ पर खाता ज़्यादा नहीं। सवेरे का खाना ही अभी तो हज़म नहीं हुआ। ऐसा तो आपने सवेरे भी कुछ नहीं खाया, मैंने तो अपने हाथों से सब बनाया है। तो दिन भर इसने खाना बनाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बेचारी बैठकर उधर खाना बना रही हो और ये महाशय यहाँ दीवान पर लेटकर सिगरेट फूंक रहे हों। आवाज़ आती कहाँ से? पर फिर दरवाज़ा क्यों बंद था? हो सकता है नींद आ गई हो, इसलिए दरवाज़ा बंद कर दिया हो। कमरा सड़क पर ही तो पड़ता है। वे भी तो इतवार को जब दोपहर को सोते हैं तो बंद करके ही सोते हैं। तो यह क्या उसका अपना ही बुना हुआ जाल है जिसमें फंसकर वह दिन भर से छटपटा रहा है? और उसने गौर से शकुन को देखा। शकुन खिला ज़्यादा रही थी, खा कम रही थी, पर वैसे सब कुछ बड़ा स्वाभाविक था। आप आज शाम को आ जाते तो आलोक जी को थोड़ा घुमा फिरा ही देते।
सारे दिन घर में रखकर बोर कर दिया। सोच रहे होंगे कहाँ आ फंसे हैं। वाह, बोर तो मैं तनिक भी नहीं हुआ। बढ़िया खाना खाया, डटकर गप्पे मारी। हाँ, सतीश जी के साथ ज़्यादा बैठने का मौका नहीं मिला और आपका बड़ा प्रिय अनासागर नहीं देखा, सो वह अब की बार आऊँगा तब ज़रूर देखूँगा। फिर कुछ खट से बजा सतीश के दिमाग में। तो क्या फिर आने का प्रोग्राम बन चुका है? क्या है ये सब? उसे कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा था। उसे अपनी ही समझ पर बुरी तरह खींच होने लगी। शरीर में तो कुछ उसके गड़बड़ है ही, पर लगता है दिमाग में और भी ज़्यादा गड़बड़ है। अब आप तांगा ले आइए। लगा जैसे शकुन जल्दी से आलोक को विदा करके अपने काम में लग जाना चाहती है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भेजकर विदा की असली रस्म पूरी करनी है। उसके सामने तो औपचारिक से नमस्कार के सिवाय कुछ हो ही नहीं सका। तांगा लेने मैं भी साथ चलता हूँ, ज़रा टहलना ही हो जाएगा। टहलना क्या होगा, यहाँ बगल में तो तांगा मिलता है, ये ही ले आएंगे। हाँ, आलोक को कैसे जाने दे सकती है अभी? मैं तो आपका नौकर लगा हूँ जो तांगा लेने जाऊँगा। चलते समय शकुन ने कहा, समझ नहीं पा रही हूँ आलोक जी, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूँ। जब भी जयपुर आए तो यहाँ आने का कष्ट अवश्य करिएगा, और इस बार अकेले नहीं, परिवार सहित आइए। सबसे मिलकर और भी खुशी होगी। इस नई पुस्तक पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजना। पाठकों की प्रशंसा ही हमारे लिए तो सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम केवल प्रशंसा लिख भेजो। और आलोक हंसता हुआ तांगे पर बैठ गया। सारा तांगा नीचे को झुक गया। पता नहीं कितना वज़न है कमबख्त में। स्टेशन से सीधे घर ही आ जाना, इधर उधर मत चले जाना। माँ जी भी चली जाएगी, मुझे बहुत अकेला लगेगा। और सतीश को लगा जैसे आलोक के सामने यह कहकर उसने उसे उबार लिया। विदा देती अनमनी सी शकुन उसे बड़ी भोली, बड़ी सरल और बड़ी प्यारी सी लगी। फिर मन में ढेर ढेर लाड़ उमड़ने लगा। उसने एक बार फिर सवेरे से अब तक की सारी बातें याद कर डालीं। अगर अपने मन के संदेह से मुक्त होकर देखे तो कहीं भी कुछ भी नहीं है। एक भी तो बात ऐसी नहीं हुई जिसे वह आधार बनाकर यूँ कष्ट पाए। नहीं नहीं, यह उसकी ही हीन भावना है जो उसे हर बात के 10-10 अर्थ लगाने को मजबूर कर देती है। वह आज कितना बड़ा अनर्थ ही कर सकता था। उसे इस बात से बड़ी तसल्ली मिली कि ऐसा कुछ भी होने से पहले ही सद्बुद्धि आ गई। हाँ, आलोक की वह खातिर कर रही थी, बड़े श्रद्धालु भाव से। तो इसमें हुआ ही क्या? वह हर काम को पूरी लगन से करती है। आलोक की खातिर की तो लगन से, अपना घर सजाया तो उतनी ही लगन से, और अब फिर सब ठीक ठाक कर रही होगी। वह बड़ी तरकीब से आलोक के लिखने के प्रोसेस वाली बात ज़रूर शकुन को बता देगा कि कैसे ये लेखक बिना किसी लगाव के भी केवल कहानी वसूलने के लिए एक्टिंग करते हैं। कम से कम ये हल्का सा संकेत हो जाएगा शकुन के लिए कि यदि आलोक ने कुछ किया भी हो तो वह उसकी किसी भी बात या व्यवहार को गंभीरता से ना ले। उसका ओछापन भी नहीं दिखेगा और बात भी बन जाएगी। अपनी दूरदर्शिता पर वह स्वयं मुग्ध सा हो गया। कौन कहता है कि वह बेवकूफ़ है या डल? आलोक ने भी स्वीकार किया कि शकुन इंटेलिजेंट है। वह उसके संकेत को अवश्य ही समझ लेगी। और एकाएक उसे लगा जैसे सवेरे से जिस असह्य बोझ के नीचे वह तिलमिला रहा था, जिस मर्मांतक पीड़ा से छटपटा रहा था, वह सब एकाएक समाप्त हो गई है। गाड़ी चली तो बड़े मशीनी ढंग से हाथ हिलाता रहा। उसने भी चलते समय शकुन वाली बात दोहरा दी, सब परिवार आइए कभी।
आलोक आया और चला गया और कहीं कुछ नहीं हुआ। वह घर लौटेगा तो देखेगा कि शकुन उसी व्यस्तता और लगाव से अपना घर ठीक कर रही होगी। यदि उसका काम पूरा नहीं होगा तो वह कहेगा, जाओ तुम आराम करो, बहुत थक गई होगी सवेरे से, लाओ मैं जमा देता हूँ सारे बर्तन वर्तन। वह उसकी कॉपियाँ भी दिखवा देगा। वह ज़रूर विरोध करेगी, तुम भी तो ऑफिस से थक कर आए हो, मैं कर लूँगी, तुम आराम करो। आज वह शकुन को बहुत प्यार करेगा। कितने दिन हो गए उसे बड़ी आत्मीयता से प्यार किए। उसकी अपनी ही दुर्बलता ने पता नहीं कैसे यह भ्रम उसके मन में पैदा कर दिया था कि उन दोनों के बीच में जैसे कोई है, पर कहीं कोई नहीं है। शकुन आज भी उसी की है, उतनी ही जितनी 2 साल पहले थी। मैं कितना धीरे धीरे चल रहा हूँ। शकुन अकेली होगी, साइकिल न लाकर भूल की। उसने अपनी चाल बढ़ा दी। घर पहुँचा तो देखा खाने के बर्तन अभी भी टेबल पर ज्यों के त्यों पड़े थे। कॉपियों का बंडल भी दीवान के नीचे जैसे का तैसा बंधा पड़ा था। उधर जाकर देखा, शकुन पलंग पर लेटी हुई आलोक का नया उपन्यास पढ़ने में डूबी हुई है और आहट पाकर एकदम चौंक सी उठी। कौन? मैं हूँ। ओह तुम, मैं तो डर गई थी। और किताब को तकिए के नीचे सरकाती हुई वह उठकर बैठ गई। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।